हेलो गाइस। आपका स्वागत है माय चैनल स्टडी विद बरेली। आज हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी, जो सीटेट में 30 नंबर की आती है। और वो क्या क्या आता है उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। और बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाषा हिंदी। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि एक राष्ट्रभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाल, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बेगड़ो, सांतली, मैथिली, डोगरी। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश भाषा है, ये एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलय, उड़ीसा या फिर उड़िया। जो उड़िया भाषा है वो उड़ीसा में बोली जाती है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक की के लिए करता है। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है वो जो मातृभाषा है कक्षा 8 तक ही पढ़ाई जाएगी। भाषा की अवधारणाएं। चुनौती अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य निवेश, सकारात्मक पुनर्वलन। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवेश में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरे का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक प्रकार से मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सजैव एवं स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। जब बच्चा छोटा होता है, जब वो भाषा सीखता है, तो उसके सबसे अधिक महत्व जो होगा उसके घर के माता पिता या फिर उसके समाज के आसपास के लोगों का होता है। भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम से संबंधित तत्व। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि शामिल होती हैं। अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रिया के स्वरूप को, क्रिया की गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाच्य अधिगम सीखने में संकेतों, चित्रों व अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर या विचार करके सीखता है। भाषा अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वास्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम होती है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ अंतक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। चाशमी के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। जब बच्चा, चाशमी कहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें भाषा को पहचानने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। यानी कि बच्चा जो जन्म लेता है तब वो भाषा को सीखने और उसे पहचानने की उसकी क्षमता को लेकर ही विकसित होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत या सहचर्या का सिद्धांत। अनुबंधक के सिद्धांत को सहचर्या का सिद्धांत भी कहते हैं। शैशवावस्था में जब बच्चा किसी शब्द को पहचान किसी वस्तु या उस व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्या या संबंध स्थापित करके सीखता है। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चों को पानी दिया जाता है तो बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द या पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करने लगता है। अनुकरण का सिद्धांत।
इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार या समाज आदि का अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। इस तरह के अध्ययन में भाषा का गुण दोष समाज परिवार आदि पर निर्भर करता है। अगर जब कोई छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको भाषा सिखाते हैं, आप उसे जैसा बोलेंगे वो वैसा ही बोलेगा। अगर आप उससे सभ्यता से बोलेंगे तो वो आपसे भी सभ्यता करेगा, आप उससे उल्टा बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेगा। ये अनुकरण जो होता है, छोटे बच्चे 0 से 5 वर्ष की अवस्था बहुत ही कोमल अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो भी भाषा सीखता है वो बहुत ही सभ्य और अच्छी भाषा होनी चाहिए। अब प्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, इसे पुनर्वरण का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी कार्य की सफलता हमें प्रेरित करती है, हम और बेहतर कार्य करें। किसी कार्य को सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम उस कार्यों में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक शिक्षा के प्रति रुचि उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ सामग्री, पाठ वस्तु आदि का निर्माण व चयन वस्तु बच्चे के अनुसार होनी चाहिए। उसे सदैव सीखते रहने के लिए अविरत करते रहना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य में स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी सीखता है, आसानी से सीखने व समझ लेता है। बालकों को सदैव खुद करके ही सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अभ्यास, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से वह हमें व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चे का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत, भाषा सीखने में आवृत्ति बहुत महत्व है। सीखी हुई बातों को जितना अधिक दोहराया जाए वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा अध्ययन में पुनरावृत्ति पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कि आप जब छोटे बच्चे होते हैं, जब क्लास में पढ़ाने जाते हो तो उनको आप बहुत सारी भाषाएं सिखाते हो। जैसे कि बहुत ही बड़माला सिखाते हो, बार बार उसी वर्ड को रटवाते हो, का खा गा, ऐसे करके बात, का से कबूतर, खा से खरगोश। तो ये क्या होता है, बच्चे एक अपनी मानसिक धारणा बना लेता है, आवृत्ति करता है, बार बार उसी चीज़ को दोहराता है तो वह उसे याद रहती है। इसी को आवृत्ति या पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अनुपात क्रम का सिद्धांत, भाषा के चारों प्रूफ श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। जैसे श्रवण माने सुनना, वाचन माने बोलना, पठन माने पढ़ना और लेखन माने लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के अनुपातिक क्रमबद्ध होता है। पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। भाषा के कार्य एवं उसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के कार्य, अभिव्यक्ति का साधन, भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावना आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक होती है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार होती है। भाषा की शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार कर सकता है, विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक होती है भाषा। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान, जैसे जैसे मानव ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विकास के लिए प्रगति हुई, श्रेष्ठ साहित्य भी सृजन हुए। भाषा विकास में सुनने की भूमिका, बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है, उनका अनुकरण करता है, बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से बालक शब्द भंडार में वृद्धि होती है, इसकी भाषा विकास में वृद्धि होती है। सुनने की विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम, इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को भी सीख लेता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावना विचार को जान पाता है। सुनना अन्य भाषाओं के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल लेखन के विकास में होता है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका, बोलकर हम अपनी भाषा व विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है, बोलकर ही बच्चा कुशल भाषा का प्रभाव करता है,
बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण निर्माण करता है।